बीजेपी तो ऐसी पार्टी है, इकट्ठा करने वाले खुद गायब हो जाते हैं बाद में। जो हमारे मौजूदा विधायक भी हैं और अब बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, उनको अपनी जबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जैसे नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहते हैं कि वो रातों रात पलट जाते हैं, हमारे हल्के में नीतीश कुमार से भी एक कदम आगे पलटू राम है। पता नहीं उनका लोग उनको निशान सिंह कहते हैं, मैं तो उनको नुकसान सिंह कहता हूँ। वो जहाँ भी जाते हैं जिस भी पार्टी में उसका नुकसान करके आते हैं। मैंने तो यही कहा था कि भाई घर से बाहर मत निकलो, डले पड़ेंगे। आप कांग्रेस की टिकट बंटने दो, आप हालात देखना क्या होंगे। चौटाला साहब एक बात कहा करते थे कि इनकी तो जो दाल है जूतियों में बटेगी, वो अभी आप देखते जाओ, एक बार इनका टिकट वितरण होने दो। तो मैं तो ये कहूँगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 100% विधानसभा में पहुँच रहे हैं और इनेलो और बसपा की चाबी लेकर के पहुँच रहे हैं। साथ में अर्जुन चौटाला पहुँच रहे हैं, सुनैना चौटाला जी पहुँच रही हैं। और मैं भी टोहाना की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मुझे भी आशीर्वाद दें। तो बाकी जो और लोग परिवार के खड़े हैं उनको शुभकामनाएं हैं, पर पहुँचे ना पहुँचे वो उनकी जनता डिसाइड करेगी, मैं नहीं कर सकता। और मैं भी टोहाना की तरफ से आगे बढ़ कर के टोहाना की जनता के काम कराने के प्रयास करूँ। मेडिकल कॉलेज टोहाना से उठा करके और दूड़ा राम जी फतेहाबाद की ओर ले गए हैं और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगा। एक मेजर सड़क हमारी टोहाना से और हाईवे तक जोड़ती है सूर्यवाला चौक तक, वो सड़क आज तक नहीं बनी। 10 साल से उस सड़क पे गड्ढे हैं और नशे में हमारे हजारों नहीं लाखों युवा साथी नशे में पड़ चुके हैं। और लोग एक ही बात कहते हैं कि ये सारे देखे हैं बार बार, अब की बार तुझे देखेंगे एक बार। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के बिगुल है वो बज गया है। 5 अक्टूबर को मतदान होगा हरियाणा में और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं करण कुणाल सिंह, इनेलो के युवा नेता हैं और टोहाना से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के सबसे ज़्यादा सदस्य हैं वो सिरसा लोकसभा जो क्षेत्र है जिनमें 9 विधानसभा सीटें हैं, तो उनमें चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये कयास है वो लगाए जा रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर खास करके टोहाना को लेकर के भी चर्चा करें तो, क्योंकि टोहाना एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो पंजाब के साथ लगता इलाका है और 2019 में तो ऐसा रहा कि यहाँ से जो विधायक बने जेजेपी के देवेंद्र बबली, जो सरकार में मंत्री रहे, चाहे बीजेपी के जिन्होंने चुनाव लड़ा सुभाष बराला जी, उनकी बात करें तो वो भी सरकार में हिस्सेदारी थी उनकी, वो चेयरमैन भी रहे जी। और निशान सिंह की बात करें तो वो भी प्रदेशाध्यक्ष रहे, यानी कि सत्ता में रहे। लेकिन टोहाना के लोग कहते हैं कि बेशक तीनों जो नेता हैं वो सत्ता में रहे लेकिन टोहाना में विकास नहीं हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? टोहाना के लोग बिल्कुल सही बात कहते हैं प्रमोद जी। जब आप रिकॉर्ड उठा करके देखें हरियाणा प्रदेश में जिसकी भी सरकार रही हो जी, टोहाना का विधायक जो भी चुन करके गया हो वो सरकार का हिस्सा रहा है जी। और पिछली बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, रिकॉर्ड टूटेगा जी, पर आप देखिए रातों रात एक कांग्रेस की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनको जेजेपी वालों ने अपनी पार्टी की टिकट दी और रातों रात वो विधायक बने और उसके बाद एक मंत्री बनने का जो उनका सपना था वो भी उन्होंने किसी ना किसी तरीके से पूरा किया और फिर से सरकार के हिस्सेदार बने जी। पर सरकार के हिस्सेदार बनने के बावजूद भी जो विकास टोहाना का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि एक भेदभाव की राजनीति हमारे हल्के के साथ शुरू से लेके आज तक चलती आ रही है, जिसका खामियाजा टोहाना की जनता को भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये रिकॉर्ड दोबारा से हो, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन सरकार बनाए और मैं भी टोहाना की तरफ से आगे बढ़ कर के टोहाना की जनता के काम कराने के प्रयास करूँ। तो क्या कुछ अगर परिस्थितियां देखें इन दिनों में, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है कह रही है कि हमने काफ़ी काम काज करवाए टोहाना को लेकर के, मेडिकल कॉलेज की भी टोहाना में अनाउंस किया था कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि पंजाब के साथ लगता इलाका है तो वहाँ पे एक नशे का भी बहुत बड़ा एक रोल है कि नशा है वो काफ़ी मात्रा में है। आपको क्या लगता है कि किस तरह का रवैया सरकार का रहा विकास को लेकर के हम बात करें तो? देखिए, आपने मेडिकल कॉलेज से बात शुरू करी तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनोहर लाल खट्टर जी बतौर मुख्यमंत्री ये घोषणा हुई थी कि टोहाना के अंदर मेडिकल कॉलेज आ रहा है जी।
और एक गांव में थोड़ी कुछ ज़मीन भी निर्धारित की गई कॉलेज के लिए, जी जिस पे कोई निर्माण नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं रखी गई। जी। सालों साल निकल जाते हैं इन बातों पे। जी और उसके बाद ये सुनने में आया कि मेडिकल कॉलेज टोहाना से उठा करके और दूड़ाराम जी फतेहाबाद की ओर ले गए हैं जी और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो एक तरीके से सिर्फ जिक्र होता है, फिक्र होता है, लेकिन काम नहीं होता। वहीं बात करूं मैं टोहाना की और समस्याओं की, तो हमारे पास बस स्टैंड को लेकर के बहुत बड़ी समस्या थी और तकरीबन 8.5-9 साल बाद जाकर के बीजेपी के 10 साल के इस टेन्योर में ये डिसाइड हुआ कि बस स्टैंड कहाँ बनेगा जी और अभी 6 महीने पहले उसका निर्माण शुरू किया गया। इसी तरीके से सिविल अस्पताल की बात है। और एक मुख्य तौर पे, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा के नक्शे में टोहाना पंजाब के साथ लगता हुआ एक कोने में है, बिल्कुल, और उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है, नशा जो आपने कहा जी और हमारी कनेक्टिविटी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टेट, हरियाणा से हमारा जुड़ाव पूरी स्टेट से। तो उसकी जो एक मेजर सड़क हमारी टोहाना से और हाईवे तक जोड़ती है सूर्यवाला चौक तक, वो सड़क आज तक नहीं बनी। 10 साल से उस सड़क पे गड्ढे हैं। मैं कहूँगा बीजेपी भी फेल रही, गठबंधन भी फेल रहा। और आज नशे की अगर बात करूँ तो बॉर्डर लगता है, पहले पंजाब में नशा ज़्यादा था। आज के दिन मैं खुल करके कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पंजाब वालों ने शायद नशा छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने नशा बेचना शुरू कर दिया, और हरियाणा के जो नौजवान साथी हैं उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। और नशे में हमारे हज़ारों नहीं लाखों युवा साथी नशे में पड़ चुके हैं। कुछ नशे में लग गए, कुछ बेरोजगारी के कारण विदेश की ओर मुँह कर गए। जी विदेश से भी कोई बहुत अच्छा उनको ऐसा सिस्टम तो नहीं मिलता कि दोबारा से एक खुशहाल परिवार, एक खुशहाल जीवन वो व्यतीत कर लें। डंकी के माध्यम से विदेश जाते हैं, एजेंटों के माध्यम से जाते हैं, कुछ सही रास्ते से पहुंच भी जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे हल्के को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक नहीं है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे इन समस्याओं के ऊपर हम अपनी बात उठाएंगे। क्या लग रहा है आपको इस 2024 में टोहाना को लेकर के सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, क्या रहने वाला है इस बार? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मैं तो ये कहूँगा कि मैं सबसे युवा उम्मीदवार होऊंगा जी जितने भी उम्मीदवार टोहाना में उतरेंगे, जी और उतरने शुरू भी हो गए जी। हैं। कल बीजेपी ने अपनी टिकट फिर से एक रातों रात अपना चेहरा बदलने वाले उम्मीदवार को दे दी है। जी 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 और कांग्रेस में एक नहीं, दो नहीं, 21 आवेदन है। जी टिकट एक को मिलेगी, 20 आपस में लड़ेंगे। इस प्रकार का माहौल हमारे हल्के के अंदर है। तो मैं तो यही कहूँगा, उनमें से कोई आशीर्वाद देने लायक लोग हैं तो उनका आशीर्वाद भी लूँगा। और जहाँ भी जा रहा हूँ, तकरीबन मुझे 2.25 महीने हो गए फील्ड के अंदर, दिन रात हमारी पार्टी दोनों मिल करके नेल्लो बसपा तैयारी कर रही है। और लोग एक ही बात कहते हैं कि ये सारे देखे हैं बार बार, अब की बार तुझे देखेंगे एक बार। तो मैं तो इस दावे के साथ यही सोच करके चल रहा हूँ कि मुझे लोग अच्छा आशीर्वाद देंगे। और मैं एक बहुत बड़े वृक्ष चौधरी देवीलाल जी के परिवार का एक छोटी सी टहनी पे लगा हुआ छोटा सा पत्ता हूँ। तो मुझे भी लोग उस नज़रिए से मेरे से उम्मीद भी रखते हैं, तो मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतरने का भी काम करूँगा। जी, टोहाना की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से देखा कि जो नेता हैं वो आपस में उनकी कभी भी नहीं बनती, चाहे देवेंद्र बबली की बात करें, चाहे सुभाष बराला की बात करें, निशान सिंह की बात करें। आपको क्या लग रहा है ये आपस में क्या हो रहा है? इनमें कहीं ना कहीं एक तलवार, वो कहते हैं एक मयान में 2 तलवार, कहीं वो किस्सा तो नहीं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जी। राजनीति मैं तो समझ के यही चल रहा हूँ कि ऐसे मतभेद तो आपस में लोगों के रहते ही रहते हैं। एक बार मनोहर लाल जी ने भी जो है दोनों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, देवेंद्र बबली को भी और सुभाष बराला को भी। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है, इकट्ठा करने वाले खुद गायब हो जाते हैं बाद में। जी। आज मनोहर लाल जी के क्या एक्टिव इंटरेस्ट है स्टेट पॉलिटिक्स में? रातों रात एमपी बन करके और सेंटर में जा करके बैठ गए। हाँ, टिकट जरूर उन्होंने बांटी है, 67 की लिस्ट कल आई है, और मैं ये मानता हूँ कि 67 में से शायद 10 भी ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं जो जीतने की हालत में है। तो इस चीज़ में तो मनोहर लाल जी का बड़ा अच्छा तालमेल रहा। टोहाना की राजनीति में अगर बात करूँ या तालमेल बिठाने में 2 लीडरों की बात करूँ जी, तो उनका तो कोई ऐसा अहम रोल नहीं रहा। और लीडर कोई भी हो, चाहे आपने बात करी सुभाष बराला जी की या आपने बात करी देवेंद्र बबली की जी, मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान को अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई बात ऐसी कह दूं किसी और के बारे में कि कल को मुझे ही ऐसे सोचने पे मजबूर होना पड़े कि मैंने ऐसी बात क्यों कही,
तो किसी भी मंच पे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो हमारे मौजूदा विधायक भी हैं और अब बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, उनको अपनी जबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है जी। जो थोड़ी बहुत कसर उनकी पूरी रह जाती है वो उनके परिवार के सदस्य, उनके दो भाई छोड़े हुए हैं वहाँ पे जी। और हर मंच पे उनके साथ नजर आते हैं। मंच पे 3 कुर्सियाँ लगती हैं, तीनों भाई बैठते हैं जी। वही ऐसे बैठते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़े राजशाही परिवार में राजा बैठे हैं और आदेश करते हैं जनता के ऊपर, अफसरों को गाली गलौज करते हैं। इस प्रकार का माहौल लेकर के अगर वो चलेंगे तो मैं मानता हूँ कि उनके साथ किसी का भी तालमेल नहीं बनने तो वाला। पहले ये चर्चा भी थी कि देवेंद्र बबली है वो कांग्रेस में जाना चाह रहे थे, फिर एकाएक जो है बीजेपी में चले गए और बीजेपी में चले गए, उनको टिकट भी मिल गया। मैंने तो आपसे कहा ही कि रातों रात पलटने वाले हैं जी। जैसे नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहते हैं जी। कि वो रातों रात पलट जाते हैं। हमारे हल्के में नीतीश कुमार से भी एक कदम आगे पलटू राम है जी। देवेंद्र अब बीजेपी उनका साथ देगी या सुभाष बराला, अब उनमें ट्यूनिंग ठीक है, वो साथ देंगे उनकी? ये मेरे कहने की या बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किसका साथ देगा, ये तो जनता डिसाइड करेगी। हमने तो इनेलो बसपा गठबंधन का चुनाव लड़ना है और मजबूती से लड़ना है और मैं ये मानता हूँ कि हमारा चुनाव हर उस व्यक्ति से जिसका आप नाम ले रहे हो 21 रहने वाला है और 2024 में हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर इनेलो बसपा गठबंधन का उम्मीदवार टोहाना विधानसभा से जाकर के बैठेगा। जी। एक चर्चा कर लेते हैं कि टोहाना का जब नाम लिया जाता है कि वहाँ की ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ है, अगर पानी की बात करें तो पानी बहुत अच्छा है, नहरी पानी, लेकिन उस हिसाब से वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था है जो होनी चाहिए थी, आपको क्या लग रहा है कि कुछ हो पाया? भाखड़ा की जो मेन स्ट्रीम है जी, वो बलियाला हेड पे आकर के रुकती है एक डैम के रूप में जी, और वहाँ से पहले तो 5 कैनाल्स अलग अलग निकलती थी, अब वो और बढ़ा करके 7-8 कर दी गई है जी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर रोजगार क्रिएट किया जाए जी, उस डैम के माध्यम से या उस जो अलग अलग कैनाल वहाँ से निकल रही है और इरिगेशन डिपार्टमेंट कुछ एक अच्छी सोच लेकर के आए तो हजारों हजारों युवा साथियों को वहाँ नौकरियाँ मिल सकती हैं। पर हालात ये हैं हल्के के कि वहाँ एक निर्माण किया गया था गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल का, जी, जिसकी मैं मानता हूँ कि शायद टाइलें उतर करके गिर गई, आज तक उसको चालू नहीं कर पाई सरकार। तो सरकार की नीति करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सरकार ये चाहती है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आएँ जिनका बड़ा बड़ा बजट हो और उन बड़े बड़े बजट्स के अंदर हम अपनी जेब कैसे भरें, इस चीज़ का लालच सरकार को रहता है। जनता का काम कैसे हो इसका कोई ध्यान नहीं है। बात कर लेते हैं जेजेपी की, तो निशान सिंह है वो पूरे 4.5 साल है वो जेजेपी में रहे और लास्ट में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको ऐसे जब उन्होंने इनेलो छोड़ी थी तो उन्होंने आप पे भी कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा था कि मेरा नुकसान करवा दिया, मेरे को वोट नहीं डलवाए। पता नहीं उनका लोग उनको निशान सिंह कहते हैं, मैं तो उनको नुकसान सिंह कहता हूँ जी। वो जहाँ भी जाते हैं जिस भी पार्टी में उसका नुकसान करके आते हैं। खुद की जेब भर लेते हैं पर सामने वाले का नुकसान कर देते हैं जी। उन्होंने हमारी पार्टी का 20 साल नहीं 25 साल नुकसान किया जी। मैं ये कहूँगा कि 2000 के अंदर वो बतौर विधायक तो चुन करके आए जी। हमारे हल्के के अंदर जी। पर उनके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो एक लीडर में होनी चाहिए। चौटाला साहब की ओर से तो दोनों हाथ खोल करके टोहाना हल्के को हजारों लाखों काम देने का काम किया जी। पर जो वहाँ पे नुमाइंदे थे हमारी पार्टी के वो निजी स्वार्थ में रह गए जी। निजी स्वार्थ से आगे हल्के का विकास नहीं कर पाए। उसके बाद 3 बार वो चुनाव लड़े, तीनों बार हारे। चौथी बार चुनाव नहीं लड़े, जेजेपी में चले गए और मेरे छोटे भाई ने उनको साथ वाली कुर्सी पे बिठा के प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जी। वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, 4.5 साल मलाई खाई, अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छी नौकरियों पर बिठाया। और आपको शायद पता होगा कि उनके बेटे ने सरपंची का चुनाव भी लड़ा जी जी जी, पंचायत इसमें बड़ी अच्छी बेइज्जती उन्होंने अपने कराई और इस लेवल पे आ गए। तो आप मान करके चलिए कि इंसान का कोई सिस्टम नहीं बचा। आज कांग्रेस की ओर मुख करके बैठे हैं, टिकट लाने की दावेदारी कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को होगी, क्योंकि उनके जो मौजूदा हालात हल्के के अंदर हैं जी। वो ऐसे हैं कि कोई उनको देखना नहीं चाहता जी। उनका एक डायलॉग है जी। जो अभी हल्के में, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ तो लोगों ने मुझे बताया जी। कि वो हर सरकार के टाइम किसी में भी रहे, कांग्रेस में, इसमें जेजेपी में या इनेलो में, तो उन्होंने कहा मेरी चलती नहीं है जी। तो अब पता नहीं उनकी नहीं चलती थी तो चलती किसकी थी जी। तो मैंने उनके लोग मुझे बोलते कि वो आके कहते थे कि मेरी चलती नहीं है, कुणाल की चलती थी जी। तो मैं तो लोगों के बीच में ही कहता हूँ मेरी पहले भी चलती थी
जी। मेरी आज भी चलती है और मेरी आगे भी चलेगी, जी। लेकिन हरियाणा प्रदेश के और टोहाना हल्के की जनता के लिए। तो इन लोगों का कोई वजूद नहीं है, ये लोग सिर्फ राजनीति में अपना निजी स्वार्थ ठीक करने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल एक बात और कर लेते हैं कि जो आपके हल्के के हैं पूर्व मंत्री परमवीर सिंह जी क्योंकि इन दिनों हाशिए पे हैं, बेशक कुमारी सैलजा ने वहाँ से टोहाना से सबसे ज़्यादा जो मार्जिन से लोकसभा का बिल्कुल। चुनाव लड़ा 48,000 से, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कहीं कांग्रेस में अगर निशान सिंह को टिकट मिलता है या परमवीर सिंह को टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पे भी वही खेल है आमने सामने वाला, बगावत हो पाएगी, होगी? देखिए, बीजेपी ने शायद बहुत जल्दी कर दी अपनी टिकट बांटने में टोहाना हल्के की। जी थोड़े दिन रुकती जी। तो कांग्रेस में कई साथी उनको मिल जाते। जी इनेलो बीएसपी की तरफ तो उनको रुक करने की जरूरत नहीं है, हम मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। जी पर हाँ, क्योंकि वोट बढ़ाने की बात थी आज बीजेपी के लिए, बीजेपी का हशर काफ़ी खराब रहा, तो उनको शायद कांग्रेस से कोई ना कोई उम्मीदवार मिल जाता। 21 लोगों ने आवेदन दे रखे हैं, चुनाव एक लड़ेगा और 20 आपस में लड़ेंगे और उस एक की टांग खींचने का काम करेंगे। तो जिनके आप नाम ले रहे हो, मैं तो ये कहूँगा कि वो आज दिल्ली दरबार में बैठे हैं जी। सोनिया जी, राहुल जी और जो अलग अलग बड़े बड़े प्रभारी बैठे हैं, उनकी सुबह से शाम तक हाजिरी बजाने का काम करते हैं और हम जनता के दरबार में बैठे हैं। एक वीडियो भी उनका लोकसभा चुनाव में खूब वायरल हुआ जिसमें कुमारी सैलजा बैठी हैं और पीछे से कोई शीशा तोड़ रहे हैं, उनकी टेबल पे फेंक रहे हैं, आपस में जो कार्यकर्ता हैं, बावजूद उसके 48,000 से कांग्रेस वहाँ से जीत गई। ये कैसे हुआ? देखिए, वो वीडियो जीत के बाद की है जी, जीत के पहले की नहीं है, जीत के बाद की वीडियो है। और उस वीडियो में ये दिखाया कि कितना इनकी पार्टी में आपसी प्रेम प्यार है, कितना शिष्टाचार है एक दूसरे के प्रति। एक लीडर कमरे के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है और बाकी लीडर अंदर अपने बड़ी जो लीडर हैं कुमारी शैलजा जी, उनके इर्द गिर्द बैठने का काम करते हैं। जी। तो चौटाला साहब एक बात कहा करते थे कि इनकी तो जो दाल है जूतियों में बटेगी, वो अभी आप देखते जाओ, एक बार इनका टिकट वितरण होने दो। बीजेपी की तो कल 67 सीट्स का वितरण हुआ है, उसके अंदर ही ये हालात हो चुके हैं कि आज हरियाणा प्रदेश की 50 से 60% बीजेपी रिज़ाइन कर चुकी है। आप कांग्रेस की टिकट बंटने दो, आप हालात देखना क्या होंगे। मैं आपको निश्चित तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि 2024 में हरियाणा विधानसभा की असली चाबी, हाथी और चश्मे वाली चाबी जी, चाबी वाली चाबी नहीं जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में होगी जी। और हरियाणा विधानसभा का ताला चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बसपा के साथ मिलकर के खोलेंगे। तो आपने चाबी की बात कही, कल मैं दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रम में था, घुंकावाड़ी में उन्होंने कहा कि डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, और कल जेजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी जिसमें दुष्यंत चौटाला उचाना से और दिग्विजय सिंह चौटाला हैं, वो डबवाली से चुनाव लड़ेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि डबवाली की चाबी से विधानसभा का ताला खुलेगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि दोनों भाई समय खराब कर रहे हैं, घर बैठने का समय है और उनको दोनों को शुभकामनाएं हैं। परिवार आगे उनका बड़ा है दोनों का इस साल जी। तो अपने अपने परिवार को संभालें, अपने घर को संभालें, जनता के बीच में ना जाएं। एक जींद साइड के पत्रकार थे, उन्होंने टोहाना आकर के हमारा इंटरव्यू किया था और उन्होंने पूछ लिया था जी कि आप इनको क्या राय देना चाहोगे, तो मैंने तो यही कहा था कि भाई घर से बाहर मत निकलो, डले पड़ेंगे। हमारी जो देसी लैंग्वेज में कहते हैं जी। वो हालात उचाना में होने जा रहे हैं। डबवाली में शायद ना हो, क्योंकि डबवाली के जो लोग हैं बड़े सीधे साधे, थोड़ा शालीन है, पर उचाना साइड में तो हालात बहुत माड़े हैं। यहाँ भी हालात माड़े हैं, समय खराब कर रहे हैं, पर समझाने वाला शायद घर में कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़े तो सारे चौटाला साहब वगैरह तो इस साइड में हैं। तो जहाँ पे कोई अच्छी शिक्षा देने वाला नहीं होगा, वहाँ इन्हीं रास्तों पे बच्चे चलेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाती हैं आप, और इस बार चूँकि 2019 में ये खूब चर्चा थी कि इस 2019 की विधानसभा में चौटाला परिवार के कितने लोग विधानसभा पहुंचेंगे, लेकिन 5 सदस्य है वो विधानसभा में पहुंचे। इस बार भी ये चर्चा चल रही है कि जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के कितने लोग विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि अलग अलग अगर सिरसा की बात करें, चाहे इनेलो से बात करें, हम अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन चौटाला रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं, सुनैना चौटाला उनका फतेहाबाद में जो है चुनाव वो लड़ सकती हैं, आपका भी क्योंकि आप ओम प्रकाश चौटाला के नाती हैं, आप भी टोहाना से चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी की बात करें तो दिग्विजय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला लड़ रहे हैं, आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने भी बीजेपी से
इस्तीफा दे करके ऐलान कर दिया कि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। और आदित्य चौटाला हैं, वो भी बीजेपी की टिकट की लाइन में है डबवाली से। काफ़ी जो है, मेरे को लग रहा है ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि इस बार सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। और उसके बाद जीत की कितने लोग जीत करके जाते हैं, आपको क्या आइडिया है, क्या अंदाजा है, कौन कौन कहाँ से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा जी, और आपका आकलन बिल्कुल सही है कि शायद पहली बार इतिहास में जी, ऐसा होगा कि एक लोकसभा क्षेत्र में जो 9 विधानसभा क्षेत्र ये पड़ते हैं, जी, इसमें एक ही फैमिली के इतने सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। और जहाँ तक जीत की बात है, एक पहले भी एक रिकॉर्ड था कि एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं वो विधानसभा में पहुंचे, जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधायक थे, अजय सिंह चौटाला विधायक थे और अभय सिंह चौटाला भी बाई इलेक्शन से हैलनाबाद से बने। चौटाला साहब हैं वो उचाना से विधायक बने और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं वो डबवाली से विधायक थे। वो भी एक रिकॉर्ड था। नहीं, कई रिकॉर्ड रहे ऐसे विधानसभा के अंदर एक ही गांव के। जी। तो चौटाला विलेज के, चौटाला गांव के 5 सदस्य तो अब की बार भी विधानसभा में थे। जी, जी, जी। तो इस तरीके से देखिए, चौधरी देवीलाल जी के परिवार ने सदा रिकॉर्ड बनाए हैं। जी। और रिकॉर्ड बनाने के लिए रिकॉर्ड नहीं बनाए, जनता की सेवा करने के लिए रिकॉर्ड बने हैं। जी। तो मैं ये मानता हूँ, इस बार अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं जी। कि इनमें से कौन कौन पहुंचेंगे, जी। तो मैं तो ये कहूँगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जी। 100% विधानसभा में पहुंच रहे हैं और इनेलो और बसपा की चाबी लेकर के पहुंच रहे हैं। जी। साथ में अर्जुन चौटाला पहुंच रहे हैं, सुनैना चौटाला जी पहुंच रही हैं। जी। और मैं भी टोहाना की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मुझे भी आशीर्वाद दें और विधानसभा में भेजने का काम करें। तो बाकी जो और लोग परिवार के खड़े हैं उनको शुभकामनाएं हैं जी। पर पहुंचे ना पहुंचे वो उनकी जनता डिसाइड करेगी, मैं नहीं कर सकता। जी। तो प्रचार आपका शुरू है टोहाना में, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग वीडियो जो टोहाना के लोग देख रहे हैं? प्रचार हमारा शुरू है और हमने एक प्रचार का नाम दिया, 1 जुलाई से इस प्रचार को शुरू किया था कि संघर्ष वही और सोच नहीं। तो संघर्ष तो चौधरी देवीलाल जी वाला है जी। उसी संघर्ष के तहत आज हमारी पार्टी आगे चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सोच नहीं मैंने इसलिए कहा कि आज हम 2024 के अंदर हैं, बहुत बदलाव हो चुका है, राजनीतिक हालात बहुत बदल चुके हैं, लोग बहुत बदल चुके हैं और हर एक मेरे जैसा युवा साथी बदलाव की ओर चलने के लिए तैयार है। तो हमने संघर्ष वही सोच नहीं कार्यक्रम के तहत गांव में जा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश अनुसार एक एक पुराने साथी से, बड़े बुजुर्ग से जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े हुए थे, चाहे वो किसी भी पार्टी की ओर गए, बहुत सारे साथी जेजेपी की ओर गए थे, उसमें से 70-80% वापस आ गए जी। बहुत सारे साथी बीजेपी की ओर भी चले गए, कांग्रेस की ओर भी चले गए। तो हमने उनको जा करके बैठ करके उनकी बातों को सुना, उनको मनाया, उनको प्रयास किया और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपके चैनल पे कि उसमें से हम बहुत सारे साथियों को वापस लेके आने में कामयाबी भी मिली हमें। तो आपके चैनल से अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने सारे नेता देखे हैं, इस बार मौका टोहाना हल्के की जनता मुझे भी दे और मैं आप मौका देंगे तो इस पर खरा उतरने का भी पूरा प्रयास करूँगा। यही बात है मेरी। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।